हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स, जिसमें हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज आवर चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा किया है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया है और न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में भी हमने बता रखा है कि न्यूटन के तीनों लॉ क्या कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि न्यूटन के तीन लॉज हैं। कह सकते हो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। तीन लॉ है। इनमें से हमने बताया था कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखो, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो कंटिन्यूअसली मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन कर रही है तो कंटिन्यूअसली यानी कि निरंतर आगे बढ़ती जाएगी जब तक उस पर कोई बाहरी कोई फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। एक चीज़ और, वो फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, तभी जाके वो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। ये न्यूटन का पहला लॉ है। दूसरा लॉ में न्यूटन ने बताया था कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी पर हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसके मोमेंटम में उतनी ही ज़्यादा चेंजिंग आएगी। मोमेंटम बोले तो संवेग कह सकते हैं आप, कि अगर किसी बॉडी पर हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उस बॉडी के मोमेंटम में उतनी ही ज़्यादा चेंजिंग आएगी, ठीक है। संवेग इसकी इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। कह सकते हो सर कैसे, यदि सपोज कर लो कि हम एक स्टोन लिए हाथ में, इस स्टोन को फेंकते हैं, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, जस्ट थोड़ा सा फोर्स लगाया तो पता चलेगा कि वो स्टोन हमारे पास ही गिर गई। थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाया मीन्स वो स्टोन थोड़ा और दूर जाकर गिरी। हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, वो स्टोन बहुत ज़्यादा दूर जाकर के गिरी। इसका सेंस क्या हुआ कि हम जैसे जैसे फोर्स के वैल्यू को बढ़ा रहे थे मोमेंटम में उतनी ही ज़्यादा चेंजिंग आती जा रही थी, ठीक है। तो आपने देखा कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और हमने यहाँ पे फोर्स का वैल्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी रखा है, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म के आता है इसकी वैल्यू 1 होती है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ जरूर जा करके देखें, ठीक है, क्योंकि उसको देखोगे तो इसमें बड़ा ही बेहतर समझ में आएगा आपको। और बड़ा ही सीक्वेंस वाइज हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, जिसमें हम बीएससी सेकंड ईयर के भी 2 चैप्टर को लगभग अपलोड कर चुके हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर का भी चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। और मतलब कह सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन तक जाते जाते हम पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आज हम डिराइव करने वाले हैं तीनों लॉ को। मैथमेटिकली हम देखने वाले हैं कि तीनों लॉ क्या कहते हैं और जो भी स्टेटमेंट है तीनों लॉज के वो क्या सही हैं या नहीं हैं, हम मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, क्योंकि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है इसी के हेल्प से हम पहले लॉ को और तीसरे लॉ को, दोनों ही लॉ को हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूटन के सेकंड लॉ को कैलकुलस मेथड से देखो डिराइव कराते हैं, क्योंकि हमने सिंपल मेथड से ऑलरेडी इसको डिराइव करा दिया था। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आई थी मास इंटू एक्सेलरेशन। जो भी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा उसे पता होगा कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, मास इंटू एक्सेलरेशन आई थी। तो आइए यहाँ पे इसी लॉ को डिराइव करते हैं बाई द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, या कह सकते हो बाई द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ऐसे लिख सकते हो, एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी, या डी पी अपॉन डी टी से पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। और यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं। अगर सपोज कर लो कि लिमिट क्या है, डेल्टा टी टेंस टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है। और जब भी कुछ इस टाइप का कंडीशन आता है, आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर ये वैल्यू इंस्टेंट टाइम पे हम कह सकते हो फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेंट टाइम डी टी है, तो कह सकते हो फोर्स बराबर हो गया डी पी अपॉन डी टी। आइए देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू हो गया डी अपॉन डी टी। और हम जानते हैं मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एम इंटू वी लिख लिया, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू हमने लिख लिया क्या, मास इंटू वेलोसिटी और इसका डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। और आप सभी को प्रोडक्ट रूल बड़ा ही अच्छे से आता होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं और आप जनरली मैथ्स के स्टूडेंट हैं। तो प्रोडक्ट रूल हमें बड़ा ज़्यादा आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप कह सकते हैं क्या, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मिल जाएगा डी एम अपॉन डी टी इंटू वी, यानी कि हम पहले फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकंड टर्म को बाहर निकाल लिया, प्लस फिर सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फर्स्ट टर्म को बाहर निकाल लिया, ठीक है। सॉरी, मास वेक्टर नहीं होता, मास स्केलर क्वांटिटी है, तो इस पर हमने
यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, सिंस मास इज कांस्टेंट, आप सभी जानते हैं कि मास का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर किसी बॉडी को हम फेंकते हैं और उसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर नहीं है तो कह सकते हैं मास में चेंजिंग तो नहीं आएगी, और अगर मास में चेंजिंग नहीं आएगी मतलब मास कांस्टेंट हो गया। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 0, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट हो गया तो कह सकते हो कि dm/dt कितना आएगा, 0 आएगा। मीन्स ये पूरे टर्म का वैल्यू हो गया 0, और हमें मिल जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है मास और हम जानते हैं dv/dt क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिखोगे सिंस a इज इक्वल्स टू dv/dt। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन के सेकंड लॉ को हम कैसे डिराइव करते हैं बाई कैलकुलस मेथड, ठीक है। अब देखिए देर ना करते हुए हम यहाँ पे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिराइव करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मैं ज़्यादा हंसी मजाक वाली बातें नहीं करता हूँ अपने इस चैनल पे, क्योंकि चाहता हूँ कि आपका टाइम भी बचे और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, जिससे आपका डाटा भी सेव हो सके। तो आइए देखते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो कंटिन्यूअसली मोशन करती रहेगी, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी या अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो निरंतर गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। मतलब यह हुआ कि अगर हम अप्लाइड फोर्स 0 कर दें, मतलब किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, 0 फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। उसका जो वेलोसिटी है, जो उसका वेग है वो सेम होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी जितनी है उतनी फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं इसको, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए मैंने बताया कि न्यूटन के सेकंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो लिख सकते हो क्या, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू हम जानते होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, एफ इंटू डेल्टा टी। हमने क्या किया, डेल्टा टी जो टर्म दिया हुआ है इसको हमने इस साइड में भेज दिया, ये फोर्स से जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे डेल्टा, इस पी के जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एम वी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो गया एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे देखो हम एक कंसिडरेशन लेते हैं, इफ़ एफ इज इक्वल्स टू 0, इफ़ एफ इज इक्वल्स टू 0। कहोगे सर एफ 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि यदि किसी बॉडी पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ ही नहीं सकती। यानी बॉडी अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर गति कर रही है तो निरंतर मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, फोर्स 0 लिया। अगर हम फोर्स 0 लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी 0 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे m को बाहर निकाल लेंगे, डेल्टा v इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया क्योंकि फोर्स को हमने 0 लिया हुआ है। अब देखिएगा डेल्टा v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0, और डेल्टा v क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। और हमने देखा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, 0 आ गया। और चेंज इन वेलोसिटी 0 होने का सेंस यह हुआ कि इसके वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। मीन्स यह हुआ v माइनस यू इज इक्वल्स टू 0। तो कह सकते हैं आप कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आई क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग वेलोसिटी 0 आ गया है। यानी कि किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स 0 लगाएंगे, यानी कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उस कंडीशन में उस बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और न्यूटन का पहला लॉ बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इस डेरिवेशन से हमने इसको सिद्ध कर लिया है। आइए देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है ईच एंड एवरी एक्शंस हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर हम किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएंगे वह बॉडी भी हमारे पर उतनी ही फोर्स लगाती है, ठीक है ना। यही चीज़ है न्यूटन का थर्ड लॉ कि ईच एंड एवरी एक्शंस हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिएगा, सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास है m1 और ये बॉडी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे दूसरी बॉडी है जिसका मास दिया है m2 और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। कुछ आगे जाने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर गई, यानी कि दोनों बॉडी से टकरा जाती है। यहाँ पे पहली बॉडी जो m1 है, दूसरी बॉडी है m2, दोनों बॉडी एक दूसरे से टकरा गई। तो हम जानते हैं कि जो बॉडी m1 है वो m2 पे एक फोर्स लगाएगी। इस फोर्स को हमने बोला F21,
F21 क्या है? फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, यानी कि दूसरी बॉडी पर पहली बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है ना, दूसरी बॉडी पर पहली बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स, वो F21 कहलाया। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो 21 है, सिंपली 21 क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि 21 नहीं बोल सकते बेटा, इसको आप बोलेंगे F21 बोलोगे, ठीक है ना। F21 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। अब आइए देखते हैं, इधर जो है पहली बॉडी पर दूसरी बॉडी फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड। हमें इस डेरिवेशन में यही प्रूव करना है कि ये दोनों ही फोर्सेस एक बराबर होंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी हमें ये प्रूव करना है F12 विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ F21, ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। अच्छा एक बात बताओ, यदि दोनों मासेस एक दूसरे से टकराए तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल, दोनों बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, यानी जिसका मास m1 है इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और जिसका मास m2 है इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पढ़ा है कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम की अगर हम मोमेंटम की बात करें तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, यानी कह सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। दोनों ही इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों एक बराबर होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या है, यहाँ पे देखें P1 इज इक्वल टू है m1 u1 और यहाँ पे P2 इज इक्वल टू क्या है m2 u2, ठीक। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं P1 प्राइम इज इक्वल टू है m1 v1 और P2 प्राइम इज इक्वल टू मिल जाएगा m2 v2। और आप जानते हैं कि दोनों का सम यानी P1 प्लस P2, यहाँ पे कह सकते हो P1 प्लस P2 यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2, इसका वैल्यू कह सकते हो कि P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 11th में। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम में जो भी चेंजिंग आया है यानी कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इट विल बी इक्वल टू 0, हम ये चीज़ जानते हैं होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए, अब जो हमारा थर्ड लॉ है बड़ा ही आसान हो गया। देखिए हम इसको कैसे डिराइव करते हैं, ऐसे लिखेंगे एज वी नो डैट, या ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। हमने पहले ही बता दिया आपको कि दोनों ही लॉ को डिराइव करने के लिए, यानी चाहे फर्स्ट लॉ का हो चाहे थर्ड लॉ का हो, इसको डिराइव करने के लिए आपको न्यूटन के सेकंड लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम देखें डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा F12, ठीक है। पहला जो फोर्स लग रहा है इसके लिए हमने क्या लिखा, डेल्टा P1 अपॉन, सॉरी इधर देखते हैं F12 है, हाँ इधर है F12 है, तो पहला फोर्स जो लगा इसके लिए हो गया डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T, इसको माना हमने पहला ही, अच्छा इसको पहला नहीं मानते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं डेल्टा P1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा F12 इंटू डेल्टा T, इसको हमने मान लिया पहला इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही लिखेंगे एंड डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू मिल जाएगा F21 इंटू, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम डेल्टा T को इधर भेज देते हैं तो मिल जाएगा डेल्टा P2 इज इक्वल टू F21 इंटू डेल्टा T। कहोगे सर दोनों टाइम एक बराबर क्यों रखा आपने? क्योंकि दोनों बॉडी जो कोलाइड कर रही है एक दूसरे से, जो टकरा रही है, वहाँ पे टाइम का वैल्यू एक समान है, ठीक है ना। दोनों बॉडी का कोलिजन एक ही टाइम में हो रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा T और इधर भी लिखा डेल्टा T, डेल्टा T टाइम में कोलिजन हुआ, इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। कह सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ पे बताया कि डेल्टा P1 और डेल्टा P2 यानी टोटल चेंजिंग जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम कभी ना बढ़ सकता ना घट सकता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, P1 की जगह पे P1 का वैल्यू रखते हैं F12 इंटू डेल्टा T प्लस, या इसको दूसरे साइड में भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, चलो ठीक है अब यहीं पे रखते हैं, प्लस F21 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करते हैं F21 को दूसरे साइड में भेज देते हैं, मिल जाएगा हमें F12 इंटू डेल्टा T विल बी इक्वल टू माइनस F21 इंटू डेल्टा T। यहाँ पे देखो डेल्टा T से डेल्टा T हो गया कैंसिल और हमें क्या मिल गया F12 इज इक्वल टू
नेगेटिव साइन ऑफ F21, यानी कि हमें मिल चुका है F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ऑफ F21. Hence it is proved that each and every actions have equal and opposite reaction. ठीक है, हमने यहाँ पे देखा टोटल 3 लॉज हैं न्यूटन के और तीनों लॉ बिल्कुल ही करेक्ट हैं, क्योंकि मैथमेटिकली भी हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया है कि सेकंड लॉ में इन्होंने बताया था कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो कि बिल्कुल ही सही है. इन्होंने पहले लॉ में बताया था कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाते हैं, जीरो फोर्स लगाएंगे, तो उसके कह सकते हैं वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब बॉडी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी. यह भी बिल्कुल करेक्ट है. और इन्होंने अपने थर्ड लॉ में बताया है कि ईच एंड एवरी एक्शंस हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हम किसी बॉडी पर जितना बल लगाएंगे वो बॉडी भी हमारे पर उतनी ही फोर्स लगाएगी, और जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है. लेकिन दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे. क्योंकि सर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यकीनन आपको ये डेरिवेशन बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा. मैं बोर्ड से थोड़ा साइड में हट गया हूँ, आप इस चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो को पॉज करो और इस पूरे कंटेंट को उतार लो. ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है. तो दोस्तों रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आज के लिए बस इतना ही. हम आपको अगले वीडियो में इससे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस हैं, उनको भी डिस्कस कराएंगे. तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा और आपसे एक लाइक की उम्मीद तो करता ही हूँ यार, क्योंकि इतनी रात को काफ़ी पसीना बहाकर आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, तो एक लाइक करने से आपका कुछ घटने वाला नहीं है. और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को, और उन्हें भी बताएं कि हम अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर BSc तक के सारे फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करने वाला हूं, और कर ही रहा हूं, निरंतर कर रहा हूं. और आपके एग्ज़ाम तक जाते जाते मैं आपके कोर्स से रिलेटेड लगभग सारे वीडियोस को अपलोड कर दूंगा. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें. दोस्तों तब तक के लिए विदा लेते हैं. जय हिंद. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.